गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हिसार जिले को हम कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हिसार जिले को आज कंप्लीट करते हुए एक नए जिले की भी शुरुआत करेंगे। तो एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और पिछली क्लास में हम हिसार जिले के महान व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे। काफी व्यक्तित्व मैं आप लोगों को बता चुका था। बाकी बचे हुए कुछ और शख्सियत हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी, वो शख्सियत भी मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, ओके है। चलेगा बच्चों, एकदम परफेक्ट है, ओके है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। देखिएगा भाई, तुम लोगों के जो ये क्वेश्चन है ना, ये कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ये हमेशा से आपके क्वेश्चन उठते रहते हैं। और आप लोग यदि इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में रखोगे तो सिलेक्शन फिर निकल जाएगा तुम लोगों के हाथों से, और तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ और नहीं मिलने वाला कि सर दूसरा पेपर कब होगा। ये बातें किसी को नहीं पता होती है कि दूसरा पेपर कब होगा। अब मैं कोई एसएससी बोर्ड में तो हूं नहीं ना मैं एनटीए में हूं, ना मैं सरकार में हूं कि किसी मंत्रिमंडल में मेरे को मंत्री बनाया गया हो, है ना। तो मेरे को ये बातें कहां से पता होंगी कि पेपर कब होगा? ना मेरे अलावा कोई और जैसा टीचर पढ़ा रहा है आपको, उनको भी नहीं पता होता। लेकिन आप लोगों को यदि झूठ बुलवानी है और आप लोगों को यदि उस झूठ के ऊपर यकीन करना है तो सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर आके ऑलरेडी झूठ बोलते रहते हैं कि पेपर अब होगा, पेपर अब होगा। वो मात्र एक झूठ है, क्योंकि आप लोग सुनना ही चाहते झूठ हो। सच सुनने की पावर मेरे हिसाब से तुम लोगों के अंदर है नहीं, है ना। तो किसी को नहीं पता पेपर कब होगा, बस आप लोग पढ़ते रहिएगा, पेपर हो जाएगा। जैसे सीईटी फर्स्ट आपका हो चुका है और ये आप लगभग 1 साल से पूछते आ रहे थे कब होगा कब होगा। अब वो पेपर हो चुका है, उसके अंदर स्कोर कम बच्चों का अच्छा गया है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं गया है। और यदि ये बचा हुआ समय भी तुम ऐसे ही गुजार दोगे ना कि सर ग्रुप डी का पेपर कब होगा, सर सीईटी टीयर 2 कब होगा, पेपर होता रहेगा। तुम्हारा काम पढ़ना है, तुम पढ़ते रहिएगा डेली बस। पेपर चाहे 6 महीने बाद हो, पेपर चाहे 3 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं होता ना, या तो हमारे पास ऑप्शन हो, है ना। तो इन चीजों को साइड में रखा करो, किसी को नहीं पता होता। मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता है, बाकियों के कोई गुप्त सूत्र होते हो तो वो अलग बात है। मेरा कोई गुप्त सूत्र नहीं है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाना जानता हूं, और जो पढ़ते रहोगे, इन क्वेश्चन से दूर रहोगे, दिमाग में एक्स्ट्रा बातें नहीं ठोकोगे, तो सिलेक्शन ले लोगे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट जो शख्सियत है वो है बरखा बिष्ट सेन गुप्ता। पढ़ा करो, तुम फालतू की बातें छोड़ दिया करो। पेपर यदि 3 महीने बाद आ जाएगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, 6 महीने बाद होगा तब भी पढ़ना पड़ेगा, 1 साल बाद होगा तब भी पढ़ना पड़ेगा। कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? बरखा बिष्ट सेन गुप्ता। बरखा बिष्ट सेन गुप्ता कौन है मेरे बच्चों? ये फिल्म अभिनेत्री हैं हिसार से। ये कौन है? फिल्म अभिनेत्री हैं हिसार से। इसके बाद है बच्चों सज्जन जिंदल। सज्जन जिंदल ये प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, ये बिजनेसमैन हैं, और ये JSW समूह के चेयरमैन हैं। JSW समूह के ये क्या हैं? चेयरमैन हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जो शख्सियत होगी मेरे बच्चों, उनका नाम है शमशेर सिंह। शमशेर सिंह ये हिसार से क्रिकेटर रहे हैं जो राजस्थान की रणजी टीम का हिस्सा रहे हैं। नाम है इनका शमशेर सिंह, जो हिसार से आते हैं। नेक्स्ट है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का संबंध भी आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है कि विष्णु प्रभाकर का संबंध हिसार से है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के ये लेखक हैं, साहित्यकार हैं। इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन इनका संबंध अपने हरियाणा के हिसार से रहा है। विष्णु प्रभाकर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक और खिलाड़ी जिनका नाम है पूजा डांडा। पूजा डांडा, पूजा डांडा जो है ये बुडाना गांव की बेटी है, और बुडाना गांव हिसार जिले का गांव है। प्रसिद्ध रेसलर है ये। और हम बात करें 2018 कॉमनवेल्थ गेम की, जिनको हम राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं, ब्रिटिश एम्पायर गेम भी बोलते हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो गोल्ड कोस्ट के अंदर खेले गए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में 57 केजी भार वर्ग में इन्होंने बच्चों सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जीता था। तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम से क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि उसका जो आंसर है वो लगभग सारे बच्चे विनेश फोगाट करके आए थे। ठीक है। और वहां स्टेटमेंट में कांस्य पदक के बारे में दिया गया था, बल्कि वहां पर सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था बबीता फोगाट ने, और उसका आंसर बबीता फोगाट एनटीए ने जो आंसर की जारी की थी उसमें माना था, और आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया होगा। तो बच्चों उसी कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो गोल्ड कोस्ट में खेले गए थे, 57 केजी भार वर्ग के अंदर सिल्वर मेडल जीतने वाली लड़की रही थी कुश्ती के अंदर पूजा डांडा। बुडाना गांव की बेटी है, जो हिसार जिले का गांव है। जीतने वाली ये क्या है, रेसलर। ठीक है। तो पूजा डंडा के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और खिलाड़ी है शर्मिला देवी। शर्मिला देवी, शर्मिला देवी जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं, खिलाड़ी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की ये क्या है, सदस्य हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट शख्सियत है प्रीति अनेजा। अब ऐसे ऐसे नए नाम आपको याद रखने हैं, पुराने नाम जो बच्चों के याद है वो बहुत अच्छी बात है। मल्लिका शेरावत तो सभी के याद है, प्रीता अनेजा आपको याद रखनी है। जो नए नए क्वेश्चन है वही आपको बाकी बच्चों से अलग करेंगे। प्रीति जो अनेजा है ये फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म निर्देशक हैं। और इनकी एक फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी, इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी काला पानी। शॉर्ट फिल्म का मतलब लघु फिल्म हम बोल सकते हैं। और लघु फिल्म काला पानी की ये निर्देशक हैं बच्चों।
वैसे काला पानी की संज्ञा किसे दी जाती है? अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल को दी जाती है। ठीक है, तो लघु फिल्म काला पानी की बच्चों ये क्या है? निर्देशक है। नेक्स्ट शख्सियत आपको ध्यान रखनी है, इसरार अहमद खान। इसरार अहमद खान ये बच्चों उर्दू साहित्यकार है। पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार इसरार अहमद खान का जन्म हरियाणा के हिसार में ही बच्चों हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं चंदगी राम की। चंदगी राम का जो जन्म है वो 1937 को सिसाई गांव में हुआ था। ठीक है बच्चों, बात करें इनके क्षेत्र की तो ये प्रसिद्ध रेसलर रहे हैं। और कुश्ती के साथ साथ इनका संबंध फिल्मों से भी रहा है बच्चों। फिल्मों में भी इन्होंने बतौर एक्टर काम किया। चंदगी के बारे में बात करें तो इनके खेल में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए 1969 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो 1969 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला? अर्जुन पुरस्कार। तो 1969 के अंदर अर्जुन पुरस्कार से ये क्या है? सम्मानित किए गए। बच्चों अर्जुन पुरस्कार मिलते ही 1970 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर एशियन गेम खेले गए थे और वहां पर 1970 के बैंकॉक एशियन गेम में इन्होंने कुश्ती के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम भी किया था। तो 1970 बैंकॉक एशियन गेम बैंकॉक एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। जब ये स्वर्ण पदक जीत के आए तो फिर बच्चों इनको 1971 में देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान भी दे दिया गया। और 1971 में जो देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है वो पद्मश्री होता है। तो 1971 में पद्मश्री से इनको क्या कर दिया गया? सम्मानित कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने बच्चों कुश्ती से रिटायरमेंट ली और 1975 में इन्होंने कुश्ती सिखाना शुरू किया। और कुश्ती सिखाने के लिए दिल्ली में एक इन्होंने अखाड़े की शुरुआत की जिसका नाम रखा गया चंदगी राम अखाड़ा। तो दिल्ली में चंदगी राम अखाड़ा बोल सकते हो, व्यायामशाला बोल सकते हो। और ठीक दिल्ली का यदि आप लोगों ने बस स्टैंड देखा होगा जिसे हम महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस अड्डे के नाम से जानते हैं, उसके ठीक थोड़ा सा आगे मंजनू का टिल्ला नामक जगह है दिल्ली में। और उसी मंजनू के टिल्ला नामक क्षेत्र के अंदर आपको दिल्ली में चंदगी राम अखाड़ा नजर आएगा। तो दिल्ली में चंदगी राम अखाड़े की शुरुआत और उत्तर प्रदेश के पहलवानों में बच्चों इस अखाड़े को लेकर एक अलग ही रिस्पेक्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई नामी गिनामी पहलवान इस अखाड़े से निकले हैं। इन्होंने फिर एक पुस्तक भी लिखी कुश्ती को आसान बनाने के लिए, कुश्ती के रूल समझने के लिए। तो इन्होंने एक किताब लिखी भारतीय कुश्ती के दांव पेंच। तो चंदगी राम के द्वारा लिखी गई है यह प्रसिद्ध किताब कुश्ती के क्षेत्र में भारतीय कुश्ती के दांव पेंच। भारतीय कुश्ती के दांव पेंच।
बच्चों इनकी जो प्रसिद्ध फिल्में रही हैं, उन प्रसिद्ध फिल्मों में ध्यान रखिएगा, एक तो है वीर घटोत्कच, और एक फिल्म रही है टार्जन 303। और 2010 में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ये हिसार जिले की सारी शख्सियतें जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भाई कोई फायदा नहीं है स्ट्रेटजी बनाने का, स्ट्रेटजी बनाने से अच्छा है तुम पढ़ाई को टाइम दो बस, ठीक है, अपने आप बन जाएगी स्ट्रेटजी, वरना सारी की सारी स्ट्रेटजी जो दरी की दराई रह जाती है। यदि मेरे की बात मानेगा तो ठीक रहेगा, चलना तुम्हें अपनी मर्जी से है तो फिर किसी से पूछने की जरूरत होती ही नहीं है। मैथ्स और जो आपका हिंदी और रीजनिंग का बैच स्टार्ट हुआ है, तो उसमें मैथ्स की जो क्लास है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, और रीजनिंग और हिंदी की जो क्लास है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। पंडित जसराज के बारे में जो हम बात करेंगे ना, वो फिल्म जगत के अंदर बात करेंगे। पंडित जसराज के बारे में हम पूरा का पूरा फिल्म जगत के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे, ऐसे बहुत शख्सियत होंगे, उनको अलग अलग मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो फिर अब बात कर लेते हैं हिसार के अंदर महत्वपूर्ण तथ्यों की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये, ठीक है। प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या वाला जिला है। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंसों की संख्या वाला जिला है। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जिला है। सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों की संख्या वाला जिला है। और बताया था मैंने कि 90 में से 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। बात करें एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म है, वो भी हिसार के अंदर है।
एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म को हम बोलते हैं कैटल फार्म। तो कई बार वो डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देगा कैटल फार्म, या हिंदी में ऐसे लिख देगा जैसे मैंने लिखा है कैटल फार्म कहाँ है, तो कैटल का मतलब पशु ही होता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म या कैटल फार्म ये भी कहाँ होगा, हिसार में। और मेरे बच्चों बात करें इसकी स्थापना की, तो कैटल फार्म की स्थापना की गई थी 1809। 1809 के अंदर जेम्स लम्सडेन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने अपने ऊंटों के लिए यहां पर एक जगह निर्धारित की थी, और जहां पर ऊंट खड़े किए गए पहले उसे कहा जाता था कैमल स्टड। तो इसका पुराना नाम यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो कैटल फार्म हिसार के अंदर स्थापित किया गया था जेम्स लम्सडेन के द्वारा, उसका नाम पहले क्या था, तो आपको बोलना है द कैमल स्टड। कैमल का मतलब ऊंट और स्टड का मतलब जहां उन्हें खड़ा किया जाए। तो अपने ऊंटों के लिए यहां पर एक जगह निर्धारित की थी इस अंग्रेज ने, और बाद में इसको पशु फार्म नाम दे दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हरियाणा में सबसे गर्म और सबसे ठंडा शहर भी कौन सा है, हिसार है बच्चों। हरियाणा में सबसे गर्म और ठंडा शहर कौन सा है, हिसार है। प्रदेश में सबसे पहले बिजली मंत्री द्वारा जो बिजली की समस्याएं सुनने के लिए बिजली पंचायत लगाई थी, वो हिसार में लगाई थी, और वहीं से प्रदेश में बिजली पंचायतों की शुरुआत की गई थी। तो प्रदेश में बिजली पंचायतों की शुरुआत कहां से की गई थी, हिसार से। प्रदेश में बिजली पंचायतों की शुरुआत हिसार रणजीत चौटाला के द्वारा। रणजीत चौटाला जो रानिया से विधायक हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, और फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, बिजली और जेल मंत्रालय इनके पास है। बच्चों हम बात करें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना शुरू की गई थी। तो भारत के अंदर जितने भी जिले हैं, 2011 की जनगणना के आधार पे हम बात करें तो 2011 की जनगणना भारत के 640 जिलों में शुरू की गई थी, और उन 640 जिलों को किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना चलाई जाती है पूरे भारत के अंदर, उसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यानी कि हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, तो 22 जिलों के लिए बच्चों 22 प्रोडक्ट निर्धारित कर दिए गए, और उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर उन जिले के लोगों को क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, कि ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट का वहां पर क्या हो, बढ़ावा हो, उस प्रोडक्ट से संबंधित उद्योग धंधे स्थापित हों, जिससे वहां के लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आत्मनिर्भर करें और अपनी जीविका चलाने में सफल हों। तो इस योजना को बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हिसार को जो प्रोडक्ट मिला था, वो दूध चुना गया था बच्चों। मिल्क प्रोडक्ट, दूध उत्पाद, यानी कि दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होंगे।
क्योंकि भैंस यहाँ ज्यादा है तो भैंस से ही बच्चों दूध ज्यादा देती है, ठीक है, बाकी पशु दूध कम देते हैं। तो दूध उत्पाद चुना गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदेश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। प्रदेश के अंदर 2016 में 14 अप्रैल के दिन एक अभियान शुरू किया गया प्रदेश में। उस अभियान का नाम है ग्रामोदय। ग्राम का जब विकास होगा, गांव का जब विकास होगा, तो ग्राम उदय से भारत उदय, तो भारत का अपने आप विकास होगा। तो ग्राम उदय से भारत उदय, क्योंकि अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गांव में ही निवास करती है। तो ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल 2016, 14 अप्रैल 2016 को कहां से की गई थी बच्चों? हिसार से की गई थी। 14 अप्रैल 2016 को हिसार से की गई थी। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। अब हम बात करें हिसार के अंदर, तो देश का सबसे पहले गाय मसाज पार्लर। अब आप लोगों को लगेगा कि सर पार्लर में तो सिर्फ लड़कियां जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, ठीक है, गायों का कैसे मसाज पार्लर होगा? तो देश का सबसे पहला जो गाय मसाज पार्लर है वो 2017 के अंदर हिसार में ही स्थापित किया गया था। HAU के अंदर गाय मसाज पार्लर। बच्चों जितनी भी दुधारू गायें होंगी, जितनी भी अच्छी नस्लों की गायें होंगी जो दूध ज्यादा देती हैं, तो उनका रख रखाव हमें अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी तो वो ज्यादा दूध देंगी, है ना। वरना वो नाराज हो जाएंगी तो बाल्टी लिए बैठे रहना, वो दूध नहीं देने वाली। तो बच्चों उनके रख रखाव के लिए क्या किया गया? अच्छी जगह निर्धारित की गई। उनके लिए अच्छे गद्दे जहां पर वो आराम से बैठ सकें, उनके लिए बच्चों अच्छे कूलर, अच्छे पंखे जो हवा देते हो, ठीक है। हाँ, तो वो जो सिस्टम इनके लिए तैयार किया गया है, जहां पर इनको अब बहुत अच्छे तरीके से रखा जाएगा, इनके ऊपर दो दो तीन तीन आदमियों की तैनाती कर दी जाएगी, कोई भी दिक्कत किसी भी दुधारू गाय को नहीं होनी चाहिए, अच्छा चारा होगा उनके लिए। उसी जगह को पार्लर बोल रहे हैं हम, गाय मसाज पार्लर हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो देश का सबसे पहला गाय मसाज पार्लर 2017 हिसार में। स्थापित किया गया है। कहां स्थापित किया गया है? हिसार में स्थापित किया गया है। यहां तक बातें तुम लोग समझ चुके होंगे ना? चलेगा, उसके बाद हम बात करते हैं एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की। तो मेरे बच्चों एकमात्र जो दूरदर्शन केंद्र है वो हिसार में है। दूरदर्शन का मतलब क्या होगा? जो दूर के दर्शन करवा दे। दूर के दर्शन कौन करवाएगा? टीवी करवाएगा, है ना। तो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 2002 को। 1 नवंबर 2002
और इसका जो उद्घाटन है वो बच्चों सुषमा स्वराज ने किया था। अब उद्घाटन करने के लिए सुषमा स्वराज को क्यों बुलाया गया? क्योंकि सुषमा स्वराज उस समय देश की क्या होती थी? सूचना व प्रसारण मंत्री होती थी। तो केंद्र सरकार में कैबिनेट तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा हिसार आकर किसानों की भलाई हेतु एक दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, ताकि उस दूरदर्शन केंद्र के ऊपर एचएयू हिसार के कृषि वैज्ञानिक आकर हरियाणा के किसानों को फसलों से जुड़े हुए मुद्दे सुलझाने का काम करे, उनको गाइड करे और उन लोगों को समय समय पे जिस जिस फसल को जैसे जैसे कीटनाशक की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, उनके बारे में अवगत कराए और अपने गांव में बैठे हुए टीवी के माध्यम से वो किसान इन कृषि वैज्ञानिकों की बातों का क्या ले फायदा उठाएं। इसीलिए बच्चों सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था 1 नवंबर 2002 को। तो फटाफट नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर। हिंदी का स्पेशल बैच बताओ। स्पेशल बैच भी मैं बताऊंगा, और जिन बच्चों ने स्पेशल हरियाणा जी के थ्योरी बैच ले रखा है ना, उन बच्चों के लिए हिंदी और रीजनिंग का बिल्कुल डिस्काउंट करेंगे भाई। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बैच ले रखा है हरियाणा जी के थ्योरी बैच, और यदि वो पढ़ना चाहते हैं मैथ्स स्पेशल, यदि वो पढ़ना चाहते हैं रीजनिंग और हिंदी स्पेशल, यदि वो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश स्पेशल, तो तुम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मैं उन टीचर से बात करूंगा, और तुम लोग जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर हो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, रिवीजन कर पाओ। ठीक है, और हम 16 तारीख से कोशिश करेंगे 2 क्लास हम अब बैच में स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, 2 क्लास हम, राजविंदर बोल रही है सर कि फ्री कर दीजिएगा। देखिएगा बिल्कुल फ्री आप लोगे ना तो फिर पेपर में बिल्कुल फ्री बैठोगे, क्योंकि वो टीचर मेहनत नहीं करेगा। अब सारे के सारे लोगों को अपना घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, और मेरे हिसाब से आप लोग भी पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, है ना। आप लोग भी नौकरी लगना चाहते हैं, जिंदगी टेंशन फ्री करना चाहते हैं, और फिलहाल जिंदगी टेंशन फ्री है पैसे से। जिसके पास पैसा है ना। अब पैसा जब ज्यादा आ जाएगा तो टेंशन और ज्यादा होगी, फिर वो नेक्स्ट टेंशन ले लेता है, अगली जो टेंशन है उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन हमारा जो सबसे मेन पर्पज है ना, वो हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो पहले हम उसको अचीव करना चाहते हैं कि एक बार पैसा आए, है ना, नौकरी आए, अगली टेंशन को हम बाद में देखेंगे। तो सभी का जो काम है वो पैसे से ही चलता है, आपका भी पैसे से चलेगा। अब फ्री में क्यों पढ़ाएगा आप लोगों को कोई? कलयुग के अंदर इतना कोई समाज सेवक है क्या इतना बड़ा? हम तो बिल्कुल नहीं है भाई, सही बता रहे हैं, है ना। अब देखो झूठी और चुपड़ी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती है, हाँ, लेकिन जितना पैसा आप लोगों से हम लेंगे ना, वो आपका पैसा वसूल होगा, ये गारंटी है। यदि आपने मेरे हरियाणा जी के बैच लिया है इस फीस के अंदर, जो पूरे हरियाणा में हरियाणा जीके के लिए इतनी फीस नहीं देता, आप लोगों ने दिया है ना, तो आप बाकी बच्चों से अलग होंगे, इतना वादा मैं आप लोगों से करता हूं। आप लोगों का पैसा वसूल होगा। आप लोग जब बैच कंप्लीट करोगे तो आपको वास्तव में ये लगेगा कि हाँ, जो हमने पैसा दिया है वो गलत जगह नहीं दिया है, हमारा पैसा वसूल हो गया है। और पैसा कितना भी लगा लो, वो वसूल यदि हो जाता है ना, तो उस पैसे का बर्डन कभी दिमाग पे नहीं रहता है। ठीक है, तो वो टेंशन तुम छोड़ दो। जिस भी टीचर को जितना तुम पेमेंट कर रहे हो, फीस दे रहे हो, वो आपका पैसा वसूल होगा। इस बात को लेकर बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूं। तो पैसा वसूल करवा दूंगा, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कोई 300 400 500 रुपए के बैच कोई महंगे नहीं मानता हूं मैं। ठीक है, अच्छे स्टेट में तुम लोग पैदा हुए हो, इतना तो तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को खिला देते होगे, पिला देते होगे, दोस्तों को खिला देते हो, पिला देते हो। ठीक है, 400 500 रुपए कोई ज्यादा थोड़ी है। 40-50 हजार रुपए का बैच होना, फिर तो आदमी सोचे कि यार महंगा है। 400 500 रुपए भी तुम यदि 6 महीने, अब मान के चलो 3 महीने पढ़ाएगा टीचर 400 रुपए में, तो उसको 125 रुपए पर मंथ पड़ता है। ठीक है, और आपका छोटा भाई, उसका ट्यूशन भी आपने गाँव में कहीं पे लगवा रखा होगा ना, तो वो मैडम भी कम से कम 400 500 रुपए पर मंथ लेती है, जहां वो 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाती है ना।
और वो नौकरी थोड़ी दिलवाएगी आपके भाई को। यहाँ पर तो तुम नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, किस्मत का साथ होगा और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होगा तो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बच्चों आर्य समाज की शाखा की। ध्यान रखना है हिसार में हिसार में आर्य समाज की जो शाखा है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है मेरे बच्चों, जिन्होंने 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। तो हिसार में आर्य समाज की जो शाखा है वो 1886 में लाला लाजपत राय के सहयोग से स्थापित की गई थी। ठीक है। आर्य समाज मंदिर की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने ही 1986 में हिसार के अंदर की थी। आर्य समाज मंदिर हिसार की स्थापना 1886 और सहयोग किसका रहा, लाला लाजपत राय का। सहयोग किसका रहा, लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का कर्म क्षेत्र रहा है मेरे बच्चों हिसार। कर्म का मतलब है काम करना, और लाला लाजपत राय क्या काम किया करते थे, वकालत किया करते थे, एक सफल वकील थे। तो लाला लाजपत राय और मैंने आपको बताया होगा लाला लाजपत राय की ससुराल भी बच्चों हिसार ही था। बस स्टैंड के ठीक पीछे एक गली है जैन गली, और उसी जैन गली में रहने वाली हिसार की एक लड़की राधा रानी के साथ प्रेम विवाह करने का काम लाला लाजपत राय ने किया था। तो लाला लाजपत राय का कर्म क्षेत्र हिसार रहा है, और हिसार के अंदर ये 1886 से लेकर 1892 तक बच्चों एक सफल वकील रहे। 1886 से लेकर 1892, यहीं पर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हिसार छोड़कर लाला लाजपत राय लाहौर किस वर्ष गए थे। तो कौन से वर्ष गए होंगे, 1892 में गए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेगा, रटना नहीं है। आपसे पूछा जाए कि हिसार के अंदर वकालत का कार्य लाला लाजपत राय ने कब से लेकर कब तक किया, 1886 से लेकर 1892 तक किया। और क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि हिसार छोड़कर लाला लाजपत राय लाहौर किस वर्ष गए थे, तो आपको बोलना है 1892 में। आपसे ये पूछ लिया जाए कि जितने भी आंदोलनों के अंदर लाला लाजपत राय ने भाग लिया है तो वो हरियाणा के कौन से क्षेत्र से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो वो हिसार से ही प्रतिनिधि बनकर गए हैं। कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर मैं बात करूं, 1888 के अंदर इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जो मुंबई के अंदर हुई थी। तो पहला अधिवेशन मुंबई में था जहां 72 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1887 में 86 में हुआ होगा, तीसरा 1887 में हुआ होगा, और चौथा 1888 में हुआ होगा। तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलाहाबाद में
इलाहाबाद में, जिसे आप प्रयागराज बोलते हो आज के समय, इलाहाबाद में 1888 में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय हिसार से प्रतिनिधि बनकर गए थे। लाला लाजपत राय हिसार से प्रतिनिधि बनकर गए थे। तो सभी आंदोलनों में इन्होंने हिसार से ही क्या लिया है, भाग लिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हिसार नगर पालिका, उस समय नगर पालिका हुआ करती थी हिसार, हिसार नगर पालिका के ये सचिव बने थे। और हिसार नगर पालिका के सचिव रहते हुए इन्होंने हिसार के अंदर पहली पक्की सड़क बनवाने का भी काम किया था। तो हिसार में, और हिसार से कौन कौन बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है अभी एक बार बताओगे तुम? उन बच्चों को मैं सड़क भी बता देता हूँ कि हिसार में कौन सी सड़क बनाई थी लाला लाजपत राय ने। तो हिसार में प्रथम पक्की सड़क, पक्की को बोलते हैं मेटेलिक रोड, प्रदेश के हिसार में प्रथम पक्की सड़क, पहले कच्ची सड़कें होती थी तो पहली जो पक्की सड़क है बनवाने का श्रेय हिसार में प्रथम पक्की सड़क बनवाने का जो श्रेय है मेरे बच्चों वो लाला लाजपत राय को ही जाता है। और हिसार के अंदर रेलवे रोड के ऊपर एक सिनेमा है जिसे बोलते हैं इलाइट सिनेमा, और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर एक मंदिर है बिश्नोई मंदिर। तो बिश्नोई मंदिर से लेके इलाइट सिनेमा तक पहली पक्की सड़क थी हिसार के अंदर। ठीक है। हिसार में कांग्रेस की शाखा कब स्थापित की गई थी बच्चों? हिसार में कांग्रेस की शाखा 1887 के अंदर। की गई थी। ठीक है। अब हिसार के अंदर आपका एक शहर है अग्रोहा, जिसे हम कस्बा ही बोलेंगे। अग्रोहा के बारे में कुछ बातें हम कवर करें तो अग्रोहा का प्राचीन नाम याद रख लेना तुम, अग्रोध का। बाकी हम इनकी चर्चा आगे भी करते रहेंगे। अग्रोहा का प्राचीन नाम है अग्रोध का। महाराजा अग्रसेन की ये राजधानी रहा है मेरे बच्चों। महाराजा अग्रसेन की ये क्या रहा है? राजधानी रहा है। अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थल माना जाता है ये। अग्रवाल समाज, जो भी व्यक्ति अपने नाम के पीछे सरनेम अग्रवाल जोड़ता है तो उसके आगे अगर जो शब्द आता है अग्रवाल के आगे, वो अग्रोहा के कारण आता है। तो ये अग्रवाल समाज का क्या होगा? उत्पत्ति स्थल होगा।
ठीक है। साथ के साथ ये अगर गणराज्य की राजधानी रहा है। तो हम इतिहास के अंदर हरियाणा को 4 गणराज्यों में विभाजित करेंगे, उनमें से एक गणराज्य था अगर गणराज्य। तो अगर गणराज्य की ये क्या रहा है, राजधानी। राजधानी का मतलब जहां से शासन होता हो, राज का मतलब शासन करना होता है, और जिस शहर से जिस क्षेत्र से शासन किया जाए उसी को कैपिटल राजधानी बोल दिया करते हैं। उसके अलावा एक और शहर है हिसार के अंदर हांसी, ऐतिहासिक। हांसी का पुराना नाम तो आप सभी को पता ही होगा, आसी। और इस आसी के जो संस्थापक माने जाते हैं वो एक जाट माने जाते हैं। कुछ लोगों ने बोला है कि इसकी स्थापना आसीराम जाट ने की थी, इसलिए इसे आसी बोला गया। लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता क्या है, अनंगपाल नाम का आपने एक राजा सुना होगा। ठीक है, अनंगपाल नाम का एक राजा आप लोगों ने तोमरों के अंदर सुना होगा। तो अनंगपाल का एक गुरु हुआ करता था हंसकर, और अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के नाम पर यहाँ पर एक किला बनवाया था, उसे बोलते हैं हांसी का किला। क्या बोलते हैं, हांसी का किला। तो ध्यान रखना है अनंगपाल द्वारा, बाकी बातें तो इतिहास में करेंगे, बस मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। अनंगपाल द्वारा गुरु हंसकर, अनंगपाल द्वारा गुरु हंसकर के नाम से हांसी का किला, और इसी हांसी के किले के अंदर राजा द्रुपद ने, फिर मेरे बच्चों जो पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज हुए हैं, अनंगपाल के परिवार से ही हुए हैं, राजा द्रुपद ने इस हांसी के किले के अंदर तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। और तलवार जो हिंदी का शब्द है उसे संस्कृत में असी बोलते हैं। जब इस किले के अंदर तलवारें ही तलवारें बनती जाती हैं तो यह किला तलवारों का गढ़ बन जाता है, और तलवार को संस्कृत में बोलते हैं असी। तो इस हांसी के किले को हम संस्कृत में क्या बोल देंगे, असीगढ़ बोल देंगे। क्या बोल देंगे, असीगढ़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है राजा द्रुपद ने यहाँ क्या कर दिया था, तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। तो कौन सा किला है जो इतिहास में तलवार बनाए जाने के कारण फेमस रहा, हांसी का किला। राजा द्रुपद द्वारा तलवार, शब्दों को समझा करो, रटा मत करो, शब्दों को समझोगे दिमाग कभी भी परेशान नहीं होगा पढ़ाई के अंदर। यदि शब्दों को नहीं समझोगे, रटोगे, तो दिमाग वापिस फेंक देगा बातों को। तो तलवार को क्या बोलते हैं, असी बोलते हैं। तो राजा द्रुपद द्वारा तलवार बनाने की फैक्ट्री यहां स्थापित की जाती है, तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, इसीलिए मेरे बच्चों इस किले का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, असीगढ़ का किला। हिंदी में क्या बोल देंगे, तलवारों का किला बोल देंगे डायरेक्ट। पेपर में पूछा भी गया था, कल रख के पेपर में जो 2019 में हुआ था, कि हांसी के किले को किस नाम से जाना जाता है, चाकुओं का किला, कुल्हाड़ियों का किला, तलवारों का किला। तो तुम बोल दोगे तलवारों का किला, और इसको संस्कृत में क्या बोल देंगे, असीगढ़ बोल देंगे, असीगढ़। ठीक है, असी का मतलब तलवार, तलवारों का गढ़। इसी के साथ हिसार जिला होता है कंप्लीट। और 7 जिले मैं आप लोगों को अभी तक पढ़ा चुका हूं जो हरियाणा गठन से लेकर मेरे बच्चों हरियाणा गठन के समय बनाए गए थे, जिसमें एक जिला आपका करनाल था, एक गुरुग्राम था, एक जींद था, एक अंबाड़ा था, एक महेंद्रगढ़, एक रोहतक और एक हिसार। ठीक है, इन 7 जिलों के बाद जो 15 जिले और बनाए गए हैं, जैसे जैसे वो बने हैं, जिस जिस सीक्वेंस में वो आए हैं, उसी सीक्वेंस के ऊपर हम चलेंगे, उस सीक्वेंस को हम तोड़ेंगे नहीं। इन 7 जिलों के बाद हरियाणा में जो सबसे पहले जिला बना 1 नवंबर 1966 के बाद, जब हरियाणा में जिला बनता है तो 22 तारीख को बना था, दिसंबर का महीना था, और 1972 की साल थी। तो 22/12/1972 या 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा के अंदर एक साथ 2 जिले अस्तित्व में आते हैं। उन 2 जिलों में एक का नाम था भिवानी और एक का नाम था सोनीपत। एक अलग किया गया था हिसार और रोहतक से। भिवानी जिला अकेले हिसार से अलग नहीं हुआ है, भिवानी, हिसार और रोहतक दोनों जिलों से बच्चों अलग हुआ है। अब भिवानी की जो जमीन है वो हिसार जिले से भी उठाई गई है और रोहतक जिले से भी उठाई गई है, लेकिन हिसार और रोहतक में जो सबसे ज्यादा जमीन भिवानी जिले से की उठाई है वो हिसार जिले से उठाई गई है।
इसलिए बच्चा सबसे पहले बोलता है कि भिवानी हिसार से अलग हुआ। लेकिन आपको ऑप्शन देख के आंसर देना पड़ेगा। यदि ऑप्शन आते हैं पेयर में, पेयर का मतलब जोड़े में, कि भिवानी किससे अलग हुआ, ऑप्शन दे दे हिसार रोहतक, हिसार जींद, हिसार सिरसा, तो आपको ध्यान रखना है पेयर में जब ऑप्शन आएंगे तो आपको हिसार के साथ जोड़ना है रोहतक। और जब अलग अलग आएंगे तो अलग अलग आएंगे, उस समय बच्चों सबसे पहला वो जिला हक लेगा जिसने सबसे ज्यादा जमीन दी होगी। और भिवानी को सबसे ज्यादा जमीन दी है किसने, हिसार ने। इसलिए भिवानी को हम अलग बोलते हैं किससे, हिसार से, है ना। और उसके साथ सोनीपत जिला अस्तित्व में आता है भिवानी के साथ ही 22 दिसंबर 1972 को। और सोनीपत जो अलग हुआ था वो रोहतक से अलग हुआ था। तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम नए डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत करते हैं। भिवानी और सोनीपत में हम सबसे पहले जो हिसार के नजदीक है भिवानी, उसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। धन्यवाद मेरे भाई सभी को, धन्यवाद सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार। बहुत अच्छे गंगा, बहुत अच्छे, ठीक है। मैं भी कभी कभी उस बस में चला जाता हूँ और कभी ना कभी जरूर बस में ही मिलेंगे, ठीक है। चलिएगा, है ना। तो मैं भी कई बार बस में निकल लेता हूँ। बिल्कुल, इस किले के बारे में जो पूरी की पूरी चर्चा होगी ना, मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। अभी सारी की सारी बातें बता दूंगा तो आगे फिर इतिहास जो है वो हम क्या पढ़ेंगे इतिहास में। तो कुछ कुछ बातें बता रहा हूं ताकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊं, ज्योग्राफी पढ़ाऊं, पॉलिटी पढ़ाऊं तो आपको ये बातें जिलों से सुनी सुनी लगे। फटाफट डन लिखिएगा, फटाफट डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इंग्लिश का भी स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से। और बैच वगैरह स्टार्ट होते रहेंगे, तुम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। बैच खरीदने से सिलेक्शन नहीं आएगा। बैच लगातार अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करने के बाद खुद के नोट्स बनाने और 2-3 बार रिवीजन करने, जी तोड़ मेहनत कर लीजिएगा। एक बार ही करनी है जिंदगी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत, उसके बाद फिर मजे ही मजे हैं। चलेगा बच्चों। देखिएगा मेरे बच्चों, ये है आपका भिवानी डिस्ट्रिक्ट, हिसार के ठीक नीचे है भिवानी। तो कई बार तो पेपर में क्वेश्चन इस लैंग्वेज से भी पूछ ले जाते हैं कि भिवानी जिले के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार मानचित्र के ऊपर अच्छे से इनको ये देख लिया करो कि कौन से जिले के साथ कौन सा जिला चिपका हुआ है। भिवानी के ठीक सिर के ऊपर बैठा है, सिर वाली दिशा होती है उत्तर, तो भिवानी के उत्तर में है बच्चों हिसार, ठीक है। भिवानी के दक्षिण में हम बात करें तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये है आपका दादरी। और दादरी के साथ साथ ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है
ये है महेंद्रगढ़, ठीक है। और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है मेरे बच्चों, ये है आपका रोहतक। तो हरियाणा के इन 4 जिलों की सीमा लगती है भिवानी के साथ। एक हिसार है, एक रोहतक, एक दादरी, महेंद्रगढ़, ठीक है। और 3 जिले राजस्थान के भी हैं, 3 जिले राजस्थान के भी हैं जो भिवानी के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। उनकी बात में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भिवानी को पढ़ते हैं। जब भी हम जिले की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति को जानते हैं। स्थिति जिसे हम इंग्लिश में लोकेशन बोलते हैं। और लोकेशन का पता हमेशा सेंटर से लगता है। हरियाणा के सेंटर में आप आके देखोगे तो मेरे बच्चों ये आपको नजर आएगा दक्षिण पश्चिम में। तो भिवानी जो है बच्चों, ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। फॉर्मेशन, 22 दिसंबर 1972। आपसे पूछ रहे हैं किससे अलग हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अलग होना। तो आपको बोलना है हिसार व रोहतक से अलग हुआ है सर। हिसार और रोहतक, यदि पेयर में आपसे पूछा जाता है तो हिसार और रोहतक से अलग बोलेंगे। यदि आपसे सिर्फ सिंगल जिले का नाम ऑप्शन में दिया जाता है, वहां हिसार भी ऑप्शन में बैठा है, रोहतक भी, तो सबसे पहले आपको हिसार बोलना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि हिसार ने ही भिवानी को सबसे ज्यादा जमीन दी है। 22 दिसंबर 1972 को जब ये जिला बना था, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी तक जो 7 जिले बताए वहां पर तो मुख्यमंत्री का आपने नाम नहीं लिया। तो बच्चों जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में 7 जिले बनाए जाते हैं और हरियाणा के जो सीएम थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, उन 7 जिले बनाने में उस सीएम का कोई भी योगदान नहीं था, क्योंकि हरियाणा का जो गठन है वो केंद्र सरकार ने किया था। और केंद्र सरकार में उस समय जो प्रधानमंत्री के पद पे थी वो इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी की बदौलत ही पंडित भगवत दयाल शर्मा खुद क्या बन पाए थे, सीएम बन पाए थे, ठीक है। तो उनको सीएम बनाने का काम भी इंदिरा गांधी ने किया था। और अपना जो राज्य है हरियाणा 17वां राज्य जो पूर्वी पंजाब से अलग होकर 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत अस्तित्व में आया था, और इसको यहाँ 7 जिले जो दिए गए थे वो केंद्र सरकार ने दिए थे। केंद्र सरकार ने जब इसे राज्य बना दिया था तो 1 नवंबर 1966 के आगे का सारा जो काम होगा वो राज्य सरकार के अनुरूप होगा। 1 नवंबर 1966 को बनाए गए उन 7 जिलों में राज्य सरकार का कोई भी योगदान नहीं था, क्योंकि वो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य बनाया गया था। स्टार्टिंग का जो सिस्टम है वो केंद्र सरकार द्वारा सेट किया गया था। लेकिन आगे आने वाले जितने भी जिले होंगे उन जिलों को बनाने की जो पावर होती है, यदि हम कानूनी रूप से देखें तो राज्यपाल की होती है, ठीक है। और यदि डिपार्टमेंट की बात करें तो राज्य के गृह मंत्रालय की होती है, और वो गृह मंत्रालय जो आज अनिल विज के पास है। अनिल विज को ही हम गृह मंत्री के तौर पे देखते हैं, केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह को बोलते हैं। तो जमीनों वाली जो पावर होती है ना वो गृह विभाग के पास होती है, और गृह विभाग केंद्र सरकार में भी होता है, राज्य सरकार में भी होता है। और जमीनों के अंदर कोई भी गड़बड़ हो, जमीनों के अंदर कोई भी काट छांट हो, किसी जिले से दूसरा जिला
बनाना हो, किसी राज्य से दूसरा राज्य बनाना हो, राज्य बनाना होगा तो केंद्र सरकार का गृह विभाग काम करेगा, जिले बनाने होंगे किसी जिले से दूसरा जिला बनेगा तो वो राज्य के गृह विभाग का मामला होता है, ठीक है। और 7 जो जिले बनाए गए थे, इन्हीं 7 में से 6 जिलों की जमीनों के साथ छेड़खानी करके आज 15 जिले बना दिए गए हैं। लेकिन एक जिला जिसके साथ कभी छेड़खानी हुई नहीं, जिसके एरिया से कोई अन्य जिला निकाला नहीं गया, वो जींद जिला है बच्चों। और जींद के अलावा जो 6 जिले थे, जिसमें करनाल है, आपका गुड़गांव है, आपका अंबाला है, महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, हिसार है, इनकी जमीनों से छेड़खानी करके 15 जिले और बना दिए गए। समझ में आई बात? तो 1 नवंबर 1966 के बाद जितने ये जिले बने हैं 15, तो ये राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए। और राज्य सरकार की यदि हम संवैधानिक पावर की बात करें, कानूनी पावर की बात करें, तो उसका मुखिया राज्यपाल है। लेकिन संविधान को साइड में रख के यदि हम लोगों के नजरिए के हिसाब से बात करें ना, तो लोगों के नजरिए के हिसाब से सबसे पावरफुल जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। क्योंकि मंत्री जो होता है बच्चों, उसी के पास ज्यादातर काम करने की क्या होती है, पावर होती है। और उन्हीं मंत्रियों में जो सबसे मेन होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय होंगे, उसी को हम मुख्यमंत्री बोलते हैं। अब मनोहर लाल खट्टर भी तो एक मंत्री है, लेकिन वो सभी मंत्रियों में पावरफुल है, इसलिए उस मंत्री के आगे मुख्य शब्द जोड़ दिया गया और उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, मुख्यमंत्री ही लोगों के नजरिए के हिसाब से राज्य का कर्ता धर्ता होता है, कानूनी दृष्टि से राज्यपाल होता है। और हम बात करें कि लोगों की दृष्टि से यदि यहां पर जिले बने हैं 15, तो इन 15 जिलों को बनाने में जो योगदान रहेगा वो सीएम का रहेगा, वो मुख्यमंत्री का रहेगा। बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के राज्य के अंदर मेरे बच्चों पत्ता तक नहीं हिलता है। कानूनी दृष्टि की हम बात करेंगे तो फिर राज्यपाल आएगा, क्योंकि सारा का सारा जो कागजी कार्रवाई होती है उसके ऊपर अंतिम हस्ताक्षर राज्य के अंदर राज्यपाल के होते हैं। समझ में आई बात? तो मेरे बच्चों, मुख्यमंत्री इसलिए हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि उन 7 जिलों के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री का योगदान नहीं है उनको बनाने में, वो केंद्र सरकार ने बनाए थे। और 22 दिसंबर 1972 को जब ये राज्य इस हरियाणा राज्य के अंदर ये जिला बनता है, रोहतक और हिसार से अलग होकर भिवानी, तो उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे ना, वो आपको याद रखने हैं, चौधरी बंसीलाल थे। अब मैं आपसे पूछूं चौधरी बंसीलाल का जन्म कहां हुआ था, तो आप बोलेंगे सर भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। तो आप देख लीजिएगा ना कि बंसीलाल जब सीएम थे तो उन्होंने सबसे पहले अपना ही क्षेत्र जिला बनाया है। भिवानी क्या बना है? हरियाणा में गठन के बाद सबसे पहले जिला बना है भिवानी और सोनीपत, ठीक है। चौधरी बंसीलाल लेगा, लेगा इनका क्या नाम है, पूरा नाम है। पेशे से क्या थे? ये एक वकील हुआ करते थे राजनीति में आने से पहले, है ना, चलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, और बंसीलाल ने ही हरियाणा में सबसे ज्यादा जिले बनाए हैं मेरे बच्चों, इसीलिए इन्हें विकास पुरुष बोलते हैं। एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। मुख्यमंत्री के बाद अब बात करते हैं एरिया की। पहले तो जो इसका एरिया पढ़ते थे हम, वो 4778 वर्ग किलोमीटर पढ़ते थे, जब इससे चरखी दादरी अलग नहीं हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है, इसका एरिया है 3283 स्क्वायर किलोमीटर, 3283 स्क्वायर किलोमीटर। अब क्षेत्रफल के बाद हम जनसंख्या की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे। और जनसंख्या को जब भी हम देखते हैं तो हमें जनगणना याद आती है। और जनगणना कौन सी? 2011 की। और 2011 की जनगणना आपको ध्यान रखनी है। और 2011 में क्या चरखी दादरी अलग था बच्चों भिवानी से? बिल्कुल नहीं था। तो चरखी दादरी के लोगों को भिवानी जिले में काउंट किया गया होगा ना। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपको 15 लाख से अधिक दर्शानी है। 15 लाख से अधिक इसकी क्या है? पॉपुलेशन है। जनसंख्या के बाद चर्चा करते हैं विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 4 हैं बच्चों। इन 4 में नंबर 1 है भिवानी। और वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा चल रही है चंडीगढ़ में, तो भिवानी से एमएलए हैं घनश्याम सर्राफ। घनश्याम सर्राफ।
दूसरी जो सीट है वो है भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा रिजर्व सीट है। यहां से है बिशंबर सिंह। ठीक है। तीसरी जो सीट है मेरे बच्चों वो है तोसाम। तोसाम से है किरण चौधरी। महिला विधायक हैं और वर्तमान की विधानसभा में कितनी महिला विधायकें हैं? 9। 14वीं विधानसभा में 9 महिला विधायक हैं बच्चों। चौथी जो सीट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो क्षेत्रफल के आधार पे एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, और यहां से है मेरे बच्चों जयप्रकाश दलाल, जो वर्तमान में कैबिनेट पशु विकास और किसान कल्याण मंत्री हैं, जयप्रकाश दलाल। ठीक है, तो इनमें याद रखने योग्य है जयप्रकाश दलाल। विधानसभा क्षेत्र के बाद चर्चा करते हैं तहसील की। तहसील का मुखिया कौन होगा बच्चों? तहसील का मुखिया होगा सर तहसीलदार। तहसील कितनी है यहाँ पर? तहसील है सर 5। 5 कैसे याद रखेंगे? 4 तो विधानसभा क्षेत्र ही हैं। कौन कौन से हैं? 4। एक है खुद भिवानी, भिवानी के साथ साथ दूसरी सीट हमने भवानी खेड़ा पढ़ी, तो भवानी खेड़ा भी तहसील है। भवानी खेड़ा के बाद तीसरे नंबर पे तोसाम, और चौथे नंबर पे लोहारू। ठीक है, तो 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा? सिवानी। सिवानी, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सिवानी तो हिसार में है। सिवानी हिसार में नहीं है मेरे बच्चों। एक बार इसको हिसार में मिलाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन मिलाया नहीं गया। तहसील के बाद आ जाओ तुम उप तहसील। उप तहसील है यहाँ पर एक, और वो है बहल। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे हम। बाकी मिलेंगे कल की क्लास में इसी जगह इसी समय। आप लोग पढ़ते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा की जो बातें हैं वो छोड़ दीजिएगा, पेपर कब होगा, है ना, ये तमाम बातें आपको सही समय पे अपने आप पता चल जाएंगी। जब सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है ना, तो हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट आप हो, हमारे से ज़्यादा एक्टिव आप रहते हो। ठीक है, आपको हमसे पहले पता चलेगा, लेकिन आप लोगों का एक विश्वास होता है कि सर बताएंगे तभी वो बात पक्की होगी, है ना। तो जब पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि पेपर कब तक हो सकता है। अभी तो फरवरी बोला जा रहा है, और हम फरवरी को ही टारगेट करके बच्चों इस बैच को पढ़ रहे हैं, इस बैच में क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, और 16 या 17 तारीख से मैं इस बैच के अंदर 2 क्लास स्टार्ट करूंगा। एक मॉर्निंग में किया करेंगे और एक इवनिंग में क्लास हम किया करेंगे, ताकि जो सरकार बोल रही है फरवरी, तो हम उनकी बातों को भी इग्नोर नहीं करेंगे। फरवरी में भी एग्जाम ले लेगा तो तब तक हम अपना सिलेबस अच्छे से कर चुके होंगे। फरवरी में नहीं होगा, आगे चला जाता है, तो आप लोगों के लिए और प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, और बार बार इस बैच के अंदर जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो इसी कंटेंट को रिवाइज करके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। कोई दिक्कत नहीं है, एक गुरुद्वारा है हिसार के अंदर, ठीक है, और वो आपसे कभी पूछा नहीं जाता है। हालांकि हिसार के अंदर उस गुरुद्वारे से ये पूछा जाएगा कि जो सिखों का एक निशान होता है, निशान साहिब, वो सबसे ऊंचा जो टांगा गया है, वो सबसे ऊंचा जो स्थापित किया गया है, वो हिसार गुरुद्वारे में स्थापित किया गया है। और वो मैं आपको गुरुद्वारों में बता दूंगा। मैं आपको अलग से जब मिसलेनियस पढ़ाऊंगा तो अलग से गुरुद्वारे में आपको दोबारा से करवाऊंगा, है ना। तो उनमें भी आपको सारे की सारी चीजें दोबारा से रिपीट होती हुई नजर आ जाएंगी।